नमस्कार, द राइट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि जानते हैं आप सब लोग कि द राइट कन्वर्सेशन में हम आपकी मुलाकात एक नए शख्सियत के साथ कराते हैं। उसी सिलसिले में आज आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं हम लोग श्री आर के भट्ट जी से, जो कि प्रेसिडेंट है यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज के। आर के भट्ट जी, आपका शुक्रिया, धन्यवाद आप टीआर में आए। थैंक यू जी। बहुत सारे मुद्दे हैं कश्मीरी पंडितों को लेके, जिसके लिए आप बहुत काम कर रहे हैं, बहुत सालों से काम कर रहे हैं। उसी सिलसिले में आपसे ये बात करना चाहते हैं। सबसे पहले हम आपका एक व्यू पॉइंट जानना चाहेंगे, जो कि अभी रिसेंटली दिल्ली में 24 तारीख को ऑल पार्टी मीट हुआ, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या कहना है आपका? देखिए, जो अभी ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी, नरेंद्र मोदी जी ने बुलाई थी उस मीटिंग को। तो उस मीटिंग में हम सबकी ये एक्सपेक्टेशन थी कि आपने मीटिंग में पहले ही कहा था कि हम मीटिंग में सारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जम्मू कश्मीर के, हम सबको इनवाइट करके उनसे बातचीत करके आगे जो रीऑर्गेनाइजेशन बिल को इम्प्लीमेंट करना है उसका फ़ायदा हर एक स्टेक होल्डर को इक्वली मिले, और उनके व्यू जानने के बाद हम एक खास डिसीजन उस पर ले लेंगे। तो जब ये मैसेज आई कि आप पॉलिटिकल पार्टीज़ को इनवाइट कर रहे हैं, खासकर कश्मीर की सेंट्रल पॉलिटिकल पार्टीज से, हमारी जड़ जो प्रॉब्लम का जड़ है वो वही लोग हैं जिनको आपने इनवाइट किया। और जब आप उसी प्रॉब्लम को लेके कोई नया रास्ता निकालना चाहते हैं तो हम समझते हैं कि ये फिर वही ओल्ड एजड स्ट्रैटेजी हो गई। क्योंकि उम्मीद ये चल रही थी और चल भी रही है कि मोदी जी के नए काम करने का जो तरीका है, नए कश्मीर का निर्माण जिसको वो बार बार कहते हैं, उसमें एक्सपेक्टेशन ये चल रही थी कि सारी चीज़ें जैसे अभी तक आपने डिफरेंटली किया, खासकर धारा 370 को 35 को जो डिमॉलिश आपने किया, तो उससे हम जैसे नेशनलिस्ट फोर्सेस के अंदर एक बड़ी तवक्का जगी थी कि शायद अब नई चीज़ें देखने को मिलेंगे। और जब आप दोबारा उनसे राय लेंगे, देखिए हमें दो चीज़ें मानना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान और कश्मीर के जो अलगाववाद लोग हैं, जो प्रॉब्लम का जड़ है वो वही लोग हैं। जब भी आप इस जड़ को हटाएंगे तभी आप नए कश्मीर का निर्माण कर पाएंगे। अदरवाइज आने वाले टाइम में फिर वही चीज़ें दोबारा देखने को मिलेंगी, और जितनी मेहनत आपने की और हम सब लोगों ने की, शायद वो मेहनत के ऊपर दोबारा से क्वेश्चन मार्क उठेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारा बवाल हो गया था उस टाइम पे कि सब लोगों ने कहा था कि केपी कश्मीरी पंडित तो एज ए स्टेक होल्डर हैं, उन्हें नहीं बुलाया गया। तो आपको दो सवाल बनते हैं। एक तो ये है कि किन को बुलाना चाहिए था? अगर कश्मीरी पंडित रिप्रेजेंटेटिव हो तो किसे बुलाना चाहिए था और क्यों नहीं बुलाया गया? देखिए, कश्मीरी पंडित की अपना कोई पॉलिटिकल से नहीं है। लेट अस बी वेरी ऑनेस्ट ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट। क्योंकि हमें अभी तक लोगों ने रिप्रेजेंट किया, चाहे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज को आपने दिल्ली में इनवाइट किया, हकीकत यह है कि वो हमें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। रिप्रेजेंट वो इसलिए नहीं करते क्योंकि 32 साल से हम घर से बेघर हैं, और आज भी हमें ये कंपल किया जाता है कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट पोल करेंगे। वो कश्मीर में है, कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट्स में है, और हम रहे जम्मू में। आपको मैं बताऊं, हम दुर्गानगर नई कॉलोनी जब बनी दुर्गानगर में 10-10, 15-15 दिन के बाद पानी आता था, बिजली नहीं होता था। आज भी पानी का प्रॉब्लम है, लेकिन हम वोट डाल रहे हैं कश्मीर के किसी सियासतदान को, कश्मीर के किसी जो हमारे रिप्रेजेंट्स। तो सवाल ये पैदा होता, हम कब तक वो लोग हमें रिप्रेजेंट करें जहां हम रह नहीं रहे। 32 साल में पूरी सारी पॉलिटिकल पार्टीज दे हैव मिजरेबली बीन फेल्ड कि वो कश्मीरी पंडित को अपना घर वापस दिलाने में एक कदम भी आगे बढ़े। और हमें तो अपना रिप्रेजेंटेटिव अल्टीमेटली चुनना चाहिए, और ये रिप्रेजेंटेटिव जो है यही कश्मीरी पंडित की बात करेगा। इसीलिए हमने उस दिन प्रोटेस्ट भी किया कि जो लोग आपकी मीटिंग में बैठे हैं, आप वो हमें रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। ना उसमें भारतीय जनता पार्टी हमें रिप्रेजेंट कर रही है, ना कांग्रेस कर रही है, ना पीडीपी कर रही थी, ना एनसी कर रही था, या जितने भी लोगों को आप बुलाएंगे वे अपनी पार्टीज को वहां रिप्रेजेंट कर रहे थे, ना कि जो की स्टेक होल्डर्स है, खासकर कश्मीर वैली के, आपने उनको इग्नोर किया, आपने उनकी बात नहीं मानी। तो ये सबसे तो दुर्भाग्यपूर्ण बात हम सब के लिए। जी, एक सवाल यहाँ खड़ा होता है कि बीजेपी को हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि वो कश्मीरी पंडितों को रिप्रेजेंट करते हैं? आप अगर उनके लीडर्स से बात करेंगे जम्मू में या कश्मीर में, जो भी बीजेपी के लीडर्स हैं या नेशनल लेवल में हैं,
हमेशा उनको ये लगता है कि कश्मीरी पंडितों के मसले पे हम तो है ना, मतलब अगर आप उनकी इंटरव्यू सुनेंगे वो बोले कि हम बात कर रहे हैं, हम उनके बदले हैं, ऐसा क्यों? देखिए, सच्चाई एक चीज मैं आपको बताऊं, हकीकत में आपको बताऊं, मैं सीधी बात करता हूं, मैं टाल मटोल के बातें नहीं समझाना चाहता हूं। कश्मीर में जब हम लोग थे तो हमें कहा जाता था कि ये कांग्रेसी है जी। और जब हम कश्मीर से बाहर हमें खदेड़ा गया, जम्मू या किसी भी देश के इलाके में हम रहे, तो अब हमें कहा जाता बीजेपी है। दिस इज अ रियल फैक्ट, वी मस्ट एक्सेप्ट इट। रीजन ये था कि कश्मीर में जब हम थे तब भी हम नेशनलिस्ट पार्टी को फेवर करते थे और वो कांग्रेस मानी जाती थी कि वो नेशनलिस्ट फोर्सेस को बड़ी रेस्पेक्ट देते थे। और जब हम निकले उनके शासन के दौरान में बहुत सारी ऐसी चीजें उलझने पड़ी, तो फिर जब हम यहाँ पे आ गए तो यहाँ कहा गया कि नेशनलिस्ट पार्टी, हम भारतीय जनता पार्टी को मानते हैं, तो ओबियसली हम नेशन के ऊपर तो कोई कंप्रोमाइज करने वाले लोग, कम्युनिटी के लोग है ही नहीं है। हमारे लिए नेशन फर्स्ट है। तो ये एक बना है लोगों के जहन में, और ये सच भी है कि हम नेशन को जो रिप्रेजेंट करेगा दिल खोल के, हम उसके साथ जरूर रहते हैं। अब यही पार्टीज जो है इन्होंने अब हमें समझ तो आ गई, क्योंकि हम पहले पॉलिटिकली सिक हुआ करते थे, हम पॉलिटिकली मैच्योर नहीं थे। कश्मीर वैली और जम्मू में भी पहले कम से कम 20 साल पहले तक हम यही मानते थे कि भाई ये सिंसियर होगा, हमें रिप्रेजेंट करेगा। अब हमें धीरे धीरे ये पता लग गया, समझ आ गया कि ये सब लोग हमें यूज कर रहे हैं अपने पॉलिटिकल मफादों के लिए, अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स के लिए। इनको एक अच्छा एजेंडा मिलता है कश्मीरी पंडित को एक्सप्लॉइट करना, क्योंकि इसकी एक्सप्लॉइटेशन से इसको देश दुनिया में फायदा मिलता है, और कश्मीर में भी टू सम एक्सटेंट ये इसको क्रेडिट में मान के चलते हैं। वही एक रीजन है कि हम अब थक चुके हैं, इसलिए कि हम चाहते हैं कि हमारा अपना पॉलिटिकली एम्पावरमेंट हो। हम पॉलिटिकली, जब तक हमारी कम्युनिटी पॉलिटिकली एम्पावर नहीं होगी तब तक मुझे नहीं लग रहा है कोई भी रिटर्न, कोई भी कश्मीर वापसी, इन चीजों पे आप बात कर सकते हैं। जी, आपको लगता है कि ये दिस इज द राइट टाइम कि एक नई कश्मीरी पंडितों की पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च की जाए? लेकिन जहां तक मेरी नॉलेज है कि आपने भी एक बारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये अनाउंस कर दिया था कि हम भी इलेक्शन लड़ेंगे। देखिए, हमने किया है। मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, आज हमारे पास 46 कश्मीर वैली के कोऑर्डिनेटर्स, हमने जितनी भी कश्मीर वैली के अंदर हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, हमने हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का वहां का रहने वाला जो है, लोकल जो वहां का है जी, और डिस्प्लेस्ड हुआ है, हमने उनको वहां पर कोऑर्डिनेटर बनाया कि वो कोऑर्डिनेट करे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों से। उससे हमें ये फायदा मिलता है, हमें यहाँ जम्मू बैठ के भी पता लगता है मेरे इलाके में कितनी फैमिलीज रहते थे, कितने सोल्स रहते हैं, कितने हमारे वोट बैंक हमारा, हम उसको कंसोलिडेट कर रहे हैं। क्योंकि वो एक पॉलिटिकल पार्टी का एक इनिशिएटिव है, वो इसका एक बेस है, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और वो इनिशिएटिव जब हमने लिया, क्योंकि पॉलिटिकली हमारे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि हम माइनॉरिटी में हैं। पॉलिटिकल पार्टी बनाना छोटा काम है, लेकिन कल इसको कितना इम्पैक्ट इसका बनेगा, कितना इसमें हम सक्सेस पाएंगे, वो जानना बहुत जरूरी है। तभी हम यही डिमांड रखते हैं कि आप हमें रिजर्व कर लीजिए कुछ सीट्स को, क्योंकि खासकर जो कश्मीर वैली के अंदर हमारी कुछ डोमिनेटेड एरियाज थे, बारामुल्ला में अच्छे कश्मीरी पंडित लोग रह रहे हैं, श्रीनगर में रहते हैं, अनंतनाग में रहते हैं, तो ये जो 3-4 जगह हमारी है जहां पे कश्मीरी पंडित की एक डोमिनेशन थी, हमारा फैक्टर जो हमारा वोट डिसाइसिव बनता है, कई आपने देखा होगा कश्मीर वैली के अंदर इवन आफ्टर माइग्रेशन बहुत एमपी जो एमएलए लोग जीते हैं, बहुत छोटे मार्जिन से वो जीतते हैं, 200, 500, 700 वोटों से। मुझे अपने इलाके का पता है कि हमारे एमएलए ने जो बार एमएलए बनते थे, उन्होंने पिछली बार 120 वोट से हराया। यानी कि वहां हमारा वेरीना के इलाके में कश्मीरी पंडित का वोट एक डिसाइसिव फैक्टर बना कि हम ने अपने वोटों से कुछ लोगों को जिता भी सकते हैं, हम हरा भी सकते हैं। लेकिन ये मार्जिन बार नहीं इतना कम रहता है, मार्जिन की जब तादाद बड़ी होगी तो उस टाइम हमारे ये वोट छोटे माने नहीं रखते हैं। क्या हम ये माने कि डिलिमिटेशन के बाद अगर कश्मीरी पंडितों को रिजर्व सीट्स दी गई तो यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज एक फेस बनेगा कश्मीरी पंडितों की इलेक्शन के लिए? देखिए, पहली बात है कि यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज ऑलरेडी कश्मीरी पंडितों का एक फेस है। उसका रीजन है कि मैं बार कहता हूं
मैं हर महफिल में कहता हूं, मैं कहता हूं बहुत सारी आप हमें हर जगह जहां हम जाएंगे वहां ये ब्लेम होती है आपकी बहुत सारी पार्टीज है, आपका डिवीजन है, आप बहुत सारे लोग हैं। कुछ चीजों को मैं आपको हल्का करूंगा। आज जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज में कश्मीरी पंडित है, दे आर नॉट आवर रिप्रेजेंटेटिव्स। एक खाता आपका यहाँ क्लोज हो गया। दूसरे, हमारे पंडितों के अंदर दूसरा कोई बाहर का हमारा रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकता है। हाँ, दे कैन बी आवर एडवाइजर्स, दे कैन बी, बाहर के लोग हैं, सात समंदर से लेके कश्मीर वैली तक बहुत दुनिया के लोग हैं, वो आज भी कश्मीरी पंडित कम्युनिटी और नॉन कम्युनिटी मेंबर्स के लिए काम करते हैं। दे कैन बी आवर एडवाइजर्स, बट वो लोग जो हैं वो हमें रिप्रेजेंट इसलिए नहीं कर सकते, उनको जमीनी सतह की जानकारी नहीं है। अब आप देख लीजिए, बहुत सारे फिल्म सिटी के बहुत सारे बड़े बड़े स्टार लोग हैं जो आज खाली कश्मीरी पंडितों की बातें करते हैं। मैं कई बार बड़ा कंफ्यूज होता हूं भाई, जिस टाइम हमें आप लोगों की जरूरत थी, जब आपके पास आप एक उम्मीद हमारी बन सकते थे, खासकर स्टार्टिंग के 20 साल में, अब तो 32 साल हो गए, पिछले 12 साल में हमारी प्रायोरिटी चेंज हो गई। आज यहाँ एक अजीब सा सिस्टम बना है हमारी कम्युनिटी में, जो कोई रिटायर होता है वो कश्मीरी पंडितों का लीडर बन जाता है। अब ये लोगों को जो लीडर एक्सेप्ट करता है वो उनकी प्रॉब्लम है, वो मेरे जैसे एक्टिविस्ट की प्रॉब्लम नहीं है। पॉलिटिकल नहीं, जो इंसान पॉलिटिकल पार्टी, जब अगर मैं कल किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ज्वाइन करता हूं, आई एम नो मोर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कश्मीरी पंडित्स, बिकॉज देन आई हैव लिमिटेशंस. I have to follow the constitution of my own political party. How I can just do justice with the community? अब कहने में बहुत होता है जी मैं पहला पंडित हूँ, ये तो आपने बहुत बार सुना होगा, उसके बाद मैं वो हूँ ये हूँ। भाई साहब, ये बात सच नहीं है। सच ये है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर वन, दे आर नॉट आवर रिप्रेजेंटेटिव्स। दूसरे, अब जो बड़ी होड़ लगी है, अब फिल्म सिटी के लोग भी आए हैं, कोई कभी वो चीज बांटता है कैंप में, कभी ये, वो हम उनको भी कहते हैं आप हमारे अच्छे एडवाइजर हो सकते हैं, आप नेशन में आगे बढ़िए, कोई भी पद हासिल करिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रिप्रेजेंटेटिव कश्मीरी पंडित का वो बनेगा, खासकर जो 89-90 से डिस्प्लेस हुआ, जिसने कैंप और नॉन कैंप में बहुत कुछ सहा, अपने फैमिली के साथ रहने की जगह के बगैर। और जब हमें आप जैसे लोगों की मदद चाहिए थी, तब तो आप बिजी थे अपना नेम फेम अर्न करने में। आज आप रिटायर हो गए, अब आप कहते हैं हमें भी। तो ये कंफ्यूजन जो पॉलिटिकल पार्टीज हमें करती है, उनको पहले क्लियर करना चाहिए। हम थोड़े ही पार्टीज बचे हैं, थोड़े ही विचारधारा के लोग हैं, आप उनमें डिसाइड करिए जिनका प्रोग्रेस रिपोर्ट अच्छा होगा, जिन्होंने काम किया होगा सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए, दे आर आवर रिप्रेजेंटेटिव्स। इट इज एज सिंपल एज वी कैन से। जी, बट साहब, आप पे हमेशा एक एलिगेशन के तौर पे देखा जाता है कि बहुत सारी बातें होती हैं कि कभी आप कांग्रेस पार्टी के तरफ हो जाते हैं, कभी आप एनसी की तरफ हो जाते हैं, कभी पीडीपी की तरफ। क्या माजरा कि लोग ऐसी ऐसी बातें आपके बारे में करते हैं? क्या वाकई में आप मूवमेंट कोई अडॉप्ट नहीं की, ना कोई ऐसा विचार आगे मेरी जिंदगी में है। मैं एक सेवक हूं कश्मीरी पंडित कम्युनिटी का और इवन ह्यूमैनिटी का, और मैं उसी पे बिलीव करता हूं, मुझे उसी में सेटिस्फेक्शन है। मैं ना कभी कांग्रेस का था, ना बीजेपी का था, ना एनसी का, ना पीडीपी का, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का। ना मेरा ये एम्बिशियस ही लाइफ में, मेरा एम्बिशियस है मैं अपनी डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी के लिए, इवन मैं आपको बताऊं कुछ फाइट्स हमने ऐसी लड़ी है जिसमें कश्मीर के मुसलमान भी, उनको भी ये फायदा हुआ, सरदार भाइयों को भी इस बात का फायदा हुआ। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये लोग जो है, हर कोई अपने अंदाज से सोचता है, डेमोक्रेसी है, कोई कुछ भी सोचे, लेकिन हकीकत है मेरा कोई पॉलिटिकल एम्बिशियस लाइफ में नहीं है, और इसलिए लोग ये अनुमान लगाते हैं, वो उनकी मर्जी, हम उनको रोक तो नहीं सकते। जी, मैं आप सब दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। आगे बढ़ जी वो शख्सियत है जिन्होंने सिर्फ कहानी बल्कि करके दिखाया। वितस्ता एक छोटा सा नर्सिंग होम, एक रूम से आज वितस्ता हॉस्पिटल है, जो कि कश्मीरी पंडितों या नॉन केपीज के लिए भी अवेलेबल होता है, जहां बहुत कम रेट में इलाज होता है, डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं। थोड़ा उसके बारे में जानना चाहेंगे कि जो वितस्ता हॉस्पिटल है, ये बहुत लंबी जर्नी है आपकी वितस्ता हॉस्पिटल तक पहुंचने की, वो शुरू हो चुका है? क्या हो रहा है अभी? लोग वहाँ आ रहे हैं पेशेंट्स चेकअप के लिए? उसके बारे में थोड़ा बताइए। नहीं, देखिए, ये एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है जी। ये केवल इतना नहीं है कि ये हॉस्पिटल लोगों को वहाँ इलाज मिले, ह्यूमैनिटी को वहाँ पे इलाज मिले, ये एक आइडेंटिटी भी है हमारे
डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी की, क्योंकि हमने देखा क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ है, जीव्स वगैरह, इनकी आइडेंटिटी अल्टीमेटली इंस्टीट्यूशंस थ्रू होती है, क्योंकि हमारा ग्रोथ रेट जो है वो ख़त्म हो चुका है। हमारी बहुत डेथ्स होती जा रही है, लेकिन हमारा जो ग्रोथ रेट है वो बिल्कुल कुछ नहीं है। तो ये एक काफ़ी बड़ा आपको पता है इसमें काफ़ी सारी चीज़ों की बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट होती है, ये छोटी चीज़ें नहीं होती है। बाकी जो हमारी प्रोग्रेस है पिछले 15-16 साल में, वो काफ़ी बड़ी प्रोग्रेस है। हम अपने प्रोग्रेस रिपोर्ट में ये कह सकते हैं कि कम से कम हमने 15-16 लाख पेशेंट्स का अभी तक ट्रीटमेंट किया और काफ़ी बड़े अमाउंट का चैरिटी उस इंस्टीट्यूशन के द्वारा हुआ, जो एक इंसान से, एक एम्प्लॉय से शुरू होकर आज 100 एम्प्लॉय है, जो एक डॉक्टर से शुरू हुआ आज 30-35 डॉक्टर है, जो एक रूम से शुरू हुआ आज 100 रूम तक पहुंच गया। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसमें बहुत कुछ किया गया और बहुत कुछ करना बाकी है, और आने वाले समय में आप देखेंगे और भी नई नई मेडिकल फैकल्टी, नई नई चीज़ों को हम वहाँ पे इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। जी जी, बहुत अच्छी बात बोली आपने कि जैसे अभी बहुत कम समय में आप 10-15 साल की बात करें तो बहुत चीज़ें आपने की हैं, प्रैक्टिकली इन चीज़ों को किया है। हम जानना चाहेंगे पीएम पैकेज के बारे में, क्योंकि आप उनके साथ बाय रूट जुड़े हैं। जैसा कि 221 पोस्ट थे, वो बहुत बड़ा एक इशू था कि उनको जॉब्स नहीं मिल रही थी, वो कोर्ट में भी आपने केस लड़ा, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, पीएम पैकेज एक हमारा एक मदर इशू रहा है पहले से ही, क्योंकि जिस दिन इन्होंने 24 अप्रैल 2008 में जब इसकी अनाउंसमेंट हो गई थी, तब के डॉक्टर मनमोहन सिंह जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे देश के, तो वो अखनूर ब्रिज को इनॉग्रेट करने आए थे, जिस दिन उन्होंने इस पैकेज का अनाउंसमेंट किया, और उस अनाउंसमेंट में उन्होंने 9 कंपोनेंट्स की पैकेज दी। बदकिस्मती है कि बहुत लोग इस पर बात करते हैं, उनको इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। बहुत सारे गलत गलत चीज़ों का प्रोपेगेंडा पहले से होता आ रहा है पैकेज के मामले में। जी कोई कहते था ये जम्मू में होना था, इन्होंने जी याक्स वालों ने आर.के. भट्ट ने किया, ये कश्मीर में चले गए, वहाँ ये बच्चों को मरवाएंगे, लेडीज़ है वो है, ये बहुत सारी चीज़ें चली। कुछ हमें पर्सनल अटैक्स भी हुए, कुछ कम्युनिटी के लिहाज पे भी हुए। तो जानकारी ये थी कि उन लोगों को इस बारे में पता नहीं था। हमने इस पे सर्वे किया था, हमने इसको पूरा जानने की कोशिश की। इसके लिए हमारी भारत सरकार से, उस टाइम की भारत सरकार से काफ़ी मीटिंग्स हो गई थी, और जो फाइनल मीटिंग हो गई थी वो SKICC श्रीनगर में हो गई थी, जब फाइनल कॉल डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ली थी। उस टाइम के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जी थे, और प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज जो कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे J&K में, और गुलाम नबी आज़ाद भी थे। ये उनके सामने डिसाइड हुआ, उन्होंने कहा कि ये जॉब्स है कश्मीर वैली के लिए, पता नहीं कश्मीरी पंडितों में कितने लोग जाएंगे। तो ये बातचीत पहले हो चुकी थी कि कहीं अगर ये पहले अभी जम्मू में ही होता तो हम कैसे होते, लेकिन बदकिस्मती से हम लोग सोचते जानते कम है। इमोशनली ऑलवेज आप कहेंगे मैं आगे बढ़ूंगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। आपने हर एक चीज का लॉजिक होना चाहिए, आपको लीगली करेक्ट होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अब बताइए, नोटिफिकेशन निकली, नोटिफिकेशन में लिखा गया था कि ये डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट है, और ये श्रीनगर में आप अपने डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। श्रीनगर वाला अनंतनाग नहीं आ पाया, अनंतनाग वाला बड़गाम नहीं जा पाया, कुपवाड़ा वाला कुलगाम नहीं आ पाया, और आप कहते जम्मू में क्यों नहीं होता। ये भी एक बात चलती थी। हकीकत यह है कि उन्होंने उस टाइम 15,000 जॉब्स का अनाउंसमेंट किया, उसमें कुछ सॉफ्ट लोन्स की भी बात थी। 9 कंपोनेंट्स की पैकेज थी, उसमें एक कंपोनेंट जो था वो था एम्प्लॉयमेंट पैकेज। तो 9 कंपोनेंट्स में हमने देखा तो वो इसको रिटर्न, फाइनली उनका इंटरेस्ट जो गवर्नमेंट का उस टाइम का था, उनकी सोच थी कि हम इसको रिटर्न बनाएंगे। और आज मैं 11 साल के बाद, 12 साल के बाद आपको ये जरूर बताऊंगा, ये ना हमने कभी रिटर्न माना यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज को, और ना आज हम इसको रिटर्न मानते हैं, लेकिन ये रिटर्न की ओर एक कदम जरूर है। अब इस रिटर्न के एक कदम को कैसे गवर्नमेंट कन्वर्ट कर सकती है, या कम्युनिटी कैसे इसको रेस्पॉन्ड करेगा, वो आने वाला समय खुद भी बता देगा। बाकी हमने उस टाइम इनिशिएटिव किया, और मैं आज बिल्कुल क्लियर आपके इस चैनल के द्वारा कहना चाहता हूं कि मैंने कहा हम कश्मीर जाएंगे, और आज मैं अपनी बात पे स्टैंड हूं, क्योंकि हमारा कश्मीर है, हमें खुद अब लड़ना है अपनी चीजों को। डोंट एक्सपेक्ट दीज पॉलिटिकल पार्टीज कैन एड्रेस योर मिजरीज, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। उनके अपने तरीके हैं काम करने के, अपने इंटरेस्ट्स होते हैं। और मैं आज इस बात से खुश हो रहा हूं कि
12 साल के बाद भी हमारे भाई बहन लोग कश्मीर वैली में काम कर रहे हैं और उनको वहां पर लोकल कोऑपरेशन मिल रही है। अगर कहीं पर कोऑपरेशन उनको नहीं मिल रही है, वो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिल रही, चाहे भारत सरकार की बात करें या राज्य सरकार की बात करें, क्योंकि उनके पास स्कूलिंग नहीं है, बच्चों के लिए अच्छा स्कूल नहीं है जहां अच्छी एजुकेशन उनको मिले, उनके पास रहने का घर नहीं है, उनके पास जो बेसिक कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है वो गवर्नमेंट फेल हो गई उनको प्रोटेक्ट करने में। लेकिन इनिशिएटिव ठीक था, हमने जाना चाहा, अच्छा था, आज भी लोग जा रहे हैं। अब तब तो मेरे ऊपर इल्जाम था कि भाई आपने इनको कश्मीर ले लिया। आज जो नोटिफिकेशन निकल रही है वो हमसे पूछ के लोग भर रहे हैं क्या? भर रहे हैं, उनको जॉब मिल रहा है, वो जा रहे हैं। और मैं सबको आपके चैनल से कहना चाहता हूं, जब भी कोई भी आपके पास पोस्ट कश्मीर वैली के निकले, इन पर्टिकुलर कश्मीर वैली के लिए आप जरूर जाइएगा, वो आपका कश्मीर है। जब तक आप जाएंगे नहीं तब तक आने वाले 60 साल आप अपने कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। जी जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। जो भी है उनको जाना चाहिए, फॉर्म भरने चाहिए और कश्मीर जाना चाहिए। पीएम पैकेज की बात करेंगे तो एक बहुत बड़ी समस्या अभी आन पड़ी है कश्मीर में, जो कि एकोमोडेशन को लेके है। जैसा कि आप जानते हैं कि मटन में भी एक क्वार्टर में 6 फैमिलीज रह रही हैं, और विस्सू की बात करें तो विस्सू में कुछ झड़पें हो रही हैं क्वार्टर्स को लेके। हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन आप जानते हैं उस बात को कि या इसमें आप क्या कहेंगे कि ये सरकार की प्लानिंग नहीं थी, कि ये पहले ही बोला गया था कि उनको क्वार्टर्स देंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग जो जितने भी एम्प्लॉयज गए हैं उनका यही कहना है कि हमें ये बोला गया था कि क्वार्टर्स के साथ साथ जॉब के साथ साथ क्वार्टर मिलेंगे, आपको रहने की जगह मिलेगी। लेकिन आज की डेट में हालात ऐसे हैं कि वहां पे लोग आपस में लड़ पड़ रहे हैं उस क्वार्टर को लेके। तो इसके बारे में क्या कहें? देखिए, मैं आपको पहले एक दो चीजें, पहले आपने वो 221 का एक इशू भी बात किया था, टच में आपको बताऊं, क्योंकि गवर्नमेंट मैं पहले से इस चीज के खिलाफ था कि ये रिक्रूटमेंट एजेंसी जो एसएसआरबी होती है, ये हमारा रिक्रूटमेंट एसएसआरबी को नहीं जाना चाहिए था। इसका एक इंडिपेंडेंट एक पैनल बनना चाहिए, गवर्नमेंट उसको गठित करे आरआर डिपार्टमेंट के थ्रू, और वो उनको रिक्रूट करने चाहिए था, क्योंकि एसएसआरबी के अपने नॉर्म्स होते हैं, उनको कुछ पोस्ट रिजर्व करने पड़ते हैं, एससी एसटी एलओसी बाकी चीजों के लिए। तो मैं पहले से इस ओपिनियन में था कि इसका एक स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव अलग होना चाहिए, ताकि आप 2-3 चीजों को इग्नोर करें। पहले इसमें कोई मेरिट नहीं होना चाहिए था। 221 बच्चे क्या थे, उन्होंने 2010 में फॉर्म भरे थे, वो गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिए थे क्योंकि उनका मेरिट फॉल नहीं हुआ था, तो ऑब्वियसली प्रक्रिया के अनुसार वो बाहर रह गए। मैंने उसको स्टडी किया, मैंने उन 221 बच्चों को एक सामने इकट्ठा कर दिया, मैंने कहा भाई इसका स्कोप है, हम लड़ेंगे इसको। उन्होंने कहा साहब हम नहीं लड़ेंगे, हमें तो निकाल दिया, और वैसे भी अब 4 साल हो गए, आप कौन पूछेगा। मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं हो सकता, ये हम लड़ेंगे। हमने अच्छे वकीलों से बात की, लीगली हमने इसको फाइट किया, और 3 साल के बाद हम वो केस जीत गए, और आज वो 221 बच्चे जिनका मेरिट बिल्कुल नहीं था, वो आज कश्मीर में जॉब कर रहे हैं। क्योंकि जब हमें कश्मीर से निकाला गया, वो मेरिट बेसिस पे हमें नहीं निकाला गया, सब डिस्प्लेस हुए। अगर एक परिवार में नौकरी मिली, दूसरे परिवार में जॉब नहीं है, एक इंसान को जॉब मिला, दूसरे को नहीं मिला। प्रक्रिया ये होनी चाहिए कि कश्मीर वैली जो जाएगा जॉब के लिए, उसको जॉब मिलना चाहिए। अगर एक घर में 4 लोग हैं, चारों को मिलना चाहिए। एक तो ये, दूसरा जो वहां पे अकोमोडेशन का बहुत बड़ा मसला था, मैं उस टाइम की सरकार को इसके लिए शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूं कि वहां उस टाइम अकोमोडेशन नहीं थी 2010 में, खाली शेखपुरा में कुछ क्वार्टर बने पड़े थे, और उसके बाद मटन में कुछ क्वार्टर्स थे। तो हमने उस टाइम गवर्नमेंट से बार बार ये बात के लिए कहा कि हमने कहा ये बच्चे आ गए, इनके अपने घर नहीं है, वो तो जला दिए गए, इनकी प्रॉपर्टी लूटी गई, रहने का कोई ठिकाना नहीं है। तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उनको वहां पर सेटल करें, उनको रिहेबिलिटेट करें। वैसे ही आपने इसको रिहेबिलिटेशन का नाम दिया, तो रिहेबिलिटेशन कहाँ हो गई जब आप इसको रहने का घर नहीं देंगे। तो उस टाइम की सरकार ने जो क्वार्टर उनको प्रोवाइड किए, लेकिन बदकिस्मती से 11 साल में अभी आपने 4000 लोगों को रहने की जगह नहीं दी। अब ये फेलियर किसका है? ये तो भारत सरकार और राज्य सरकार का फेलियर है कि आप 4000 लोगों को एक रहने की जगह नहीं दे पा रहे हैं, और आप दावा कर रहे हैं कि हम 5 लाख कश्मीरी पंडितों को वापस लेंगे और अपने घरों में बसाएंगे। और 12 साल बहुत बड़ा टाइम होता है कि 12 साल में पता नहीं कितनी बड़ी कंस्ट्रक्शन हो सकती है। लालू प्रसाद यादव की बेटी की जब शादी थी, जब गेस्ट बाहर और इंटरनेशनल कम्युनिटी के लोग उनके गेस्ट आए थे, तो उन्होंने कहा मैं होटल नहीं लूंगा,
मैं बड़ा अहाता खुला ढूंढूंगा। वहां इतने अच्छे टेंट्स और इतनी अच्छी कंस्ट्रक्शन टेम्पररी की गई कि कम से कम 50,000 लोग वहां उन बस्ती में बस पाए। और वो बस्ती आपने तैयार कर दी थी केवल और केवल शादी एक महीने के अंदर, एक शादी के लिए। आज मैं आपको बताऊं, आरआर डिपार्टमेंट ने टेम्पररी हॉस्पिटल बना दिया भगवती नगर में। कितना टाइम लगा? बहुत कम समय में। और यही रिहैबिलिटेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, यही कश्मीरी पंडित को लुक आफ्टर कर रहे हैं। और आप आज तक 4,000 लोगों को बसने की जगह नहीं बन पा रहे हैं। आपने टेंडर किसको दिए, किसको नहीं दिए? हकीकत यह है कि जगह वहां पे 1,000-1,200 लोगों की टोटल है और 4,000 लोग बेचारे हैं, कोई 2-2 भी है, 3-3 भी है। इससे ज्यादा उन लेडीज की प्रॉब्लम है जो फार फ्लंग एरियाज में रेंटेड बेसिस पे रह रहे हैं। उनको अकोमोडेशन अंदर होनी चाहिए। अब इसमें तो मैं रिलीफ कमिश्नर और रिलीफ कमिश्नर ऑर्गेनाइजेशन को भी जिम्मेदार ठहराता हूं कि उनको ये केस डील करना आया भी नहीं। क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन आप देख लीजिए, वेसू में आपने कहा हम कम से कम, ये पिछली गवर्नमेंट ने तय किया, मेरे पास वो पेपर है जिसमें लिखा गया वहां कम से कम 500 क्वार्टर बनाएंगे। आप 200 क्वार्टर भी नहीं बना पा रहे हैं। उस 4 डिस्ट्रिक्ट के लोग वहां रह रहे हैं, अनंतनाग के भी रह रहे हैं, पुलवामा के भी रह रहे हैं, शोपियान के भी रह रहे हैं, कुलगाम के भी रह रहे हैं, इसी एक एरिया में। और आप वहां के लिए कम से कम आपको तो ये आइडिया होना चाहिए इस एरिया में कितने लोग हैं, कितने अकोमोडेशन होनी चाहिए। और इस अकोमोडेशन ना होने की वजह से आप हमें एक्सप्लॉइट करता, आप लड़ते हो, क्योंकि हर एक को घर चाहिए। उनका शौक नहीं लड़ने का। जिसके बच्चे बाहर है, जिसको अंदर जगह नहीं है, वो बेचारा तो कुछ ना कुछ तरीका करेगा। और ये सारा फेलियर गवर्नमेंट का है कि आप अकोमोडेशन नहीं बन रहे हैं। आज मैं आपकी चैनल से ये अपील करना चाहता हूं ऑनरेबल एलजी से कि जब तक आप अकोमोडेशन, क्योंकि अभी भी वो कह रहे हैं हम कर रहे हैं, बना रहे हैं, कई जगह काम भी चल रहा है, मुझे पता उसकी स्पीड क्या है। मुझे नहीं लग रहा आने वाले 5-7 साल में भी बनने वाली वो अकोमोडेशन तैयार है 6,000 लोगों के लिए। आपको इमीडिएटली सेक्रेटरीट के एम्प्लॉइज के पैटर्न पे इनको कहीं होटल हायर करनी चाहिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जहां पे उनको हायर करिए। जब तक आपकी कंस्ट्रक्शन पूरी होती है तब तक आप दे दीजिए। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि 2010 में कोई लगा, हम पहले उसको दे, फिर नया 10,000 फिर और लगाए, फिर उसको दे, फिर तीसरा और 10 साल लगाए। ऐसा कोई नहीं है। जो जिस दिन जाएगा उसी दिन से उसके लिए अकोमोडेशन होनी चाहिए। इस पे आपको कार्रवाई हाथ स्पीड में करना पड़ेगा। भारत सरकार ने ये हर साल, आप देखते हैं पार्लियामेंट में हमारे होम मिनिस्टर जी बोलते हैं कि कश्मीरी पंडितों को रिटर्न वापसी करेंगे, उनको वापस भेजेंगे। लेकिन जिस हिसाब से अभी एम्प्लॉइज को अकोमोडेशन तक नहीं प्रोवाइड हुई है, उस हिसाब से लगता है कि ये सालों साल लगेंगे उनको वापसी लाने में। तो ये सिर्फ बातें हो रही हैं। देखिए, जो रिटर्न एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जी। मुद्दा इसलिए है क्योंकि बहुत सारी माइग्रेशन पहले भी हो चुकी है। आज जब कश्मीरी पंडित वापस जाएगा, इसको 10 बार सोच के कोई डिसीजन करना पड़ेगा, मैं कब जाऊं। अब हम जो गए वो सर्वाइवल के लिए गए। वी शुड नॉट लिंक रिटर्न एंड सर्वाइवल टुगेदर। सर्वाइवल एक अलग चीज है और रिटर्न एक अलग चीज है। रिटर्न जिस स्पीड से आपको चल रहा है, आपका कोई प्रोग्राम ही नहीं है, आपका कोई ब्लूप्रिंट ही तैयार नहीं है। और जो भी आप कुछ करेंगे, पहले आपको कश्मीरी पंडितों से पूछ के करना चाहिए, जो आप पूछते नहीं है। आप खुद ही डिसाइड कर रहे, खुद कर रहे। अंत में आपको मैं अच्छी चीज बताऊं, एक आज विश्व में जब लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं, प्रॉब्लम कहां से है? प्रॉब्लम यह है, पहले एक प्रक्रिया होती थी रिलीफ कमिश्नर ऑफिस से कि रिलीफ कमिश्नर साहब एक क्या करते थे विनोद कौल के टाइम पे। हम लिटरली विनोद कौल जैसे ऑफिसर को मिस करते हैं। मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि उनका एक सिस्टम था। वो कोई भी डिसीजन जब लेते थे, क्योंकि ये नोडल एजेंसी है कश्मीरी पंडितों के लिए, ये डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी के लिए नोडल एजेंसी है। हमारे लिए प्रधानमंत्री भी यही है, डीसी भी यही है, हर कुछ चीज यही है। पहले ये होता था कि ये कश्मीरी पंडित जो हमारे एक्टिविस्ट हैं उनको इनवाइट करते थे, उनसे मशवरा करते थे, उनसे सलाह करते थे, सुझाव लेते थे। करना गवर्नमेंट को खुद होता है, करना हमने नहीं होता, लेकिन कम्युनिटी को कॉन्फिडेंस में लेके वो करते थे। तो ये चीजें देखने को नहीं मिलती। आज आप ना कम्युनिटी को पूछते हैं, ना इन्वाइट करते हैं, ना आप इन चीजों को जरूरत समझते हैं। और रीजन यही होता, लोग लड़ते हैं और आप फेस करते हैं। एक अहम सवाल निकल के आता है जो कि सबके मन में हमेशा रहता है कि, और बहुत सारी बातें, इवन 2 दिन पहले सुब्रमण्यम स्वामी जी ने भी ट्वीट किया था कि कश्मीरी पंडितों को एक ही पार्टी, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के तहत आना चाहिए। और हमेशा बात होती है कि कश्मीरी पंडित यूनाइटेड नहीं है।
बिखरे हुए हैं टोटली। तो आपको क्या लगता है, सच में बिखरे हुए हैं कि उनको एक साथ आना चाहिए, अब टाइम आया है? आप क्या बोलेंगे? देखिए, ये लोगों को एक ये टैक्टिक्स होती है किसी को अवॉइड करने का, किसी कम्युनिटी को अवॉइड करने के लिए अच्छे टैक्टिक्स होते हैं। जी आप एक नहीं है, आपके लीडर नहीं है, ये सब गलत है। जितनी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, पहले तो मैंने पहले ही बात में उनको हल्का कर दिया, कितने लोग जो है ही नहीं, फिर तो बहुत कम बचते हैं। जो आपकी नज़र में भी है, मेरे नज़र में है, वो बहुत कम है, बहुत कम पार्टीज है। और उसके अलावा भी कम्युनिटी को भी ये डिसाइड करना पड़ेगा कि उनका रिप्रेजेंटेटिव कौन हो सकता है। उसके लिए मोदी जी का जो स्लोगन है कि सब लोग आए, अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट कम्युनिटी को दे दे, जिसने अच्छा काम किया होगा, जिसने हर एक घर तक अपनी स्ट्रगल से कुछ ना कुछ पहुंचाया होगा, वही हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। और गवर्नमेंट को मैं ये बताना चाहता हूं कि जितने भी छोटे बड़े रिप्रेजेंटेटिव कश्मीरी पंडित और पार्टीज में है, हर कोई कहता मैं कश्मीर जाऊंगा, हर कोई कहता कि हर एक घर में नौकरी हो, हर कोई कहता है कि कश्मीर में सब लोगों को अकोमोडेशन मिले, हर कोई कहता है कि हमारे श्राइन्स टेम्पल्स जितने हैं उनको आप रेस्टोर करिए, उनको आप सिक्योर करिए, एनक्रोचमेंट आप खत्म कर दीजिए। और हर कोई कहता हमें पॉलिटिकली एम्पावर करनी चाहिए, हमें भी अपनी असेंबली पार्लियामेंट में अपना एक रिजर्वेशन होना चाहिए। तो ये एजेंडा तो आपके पास है, आप करिए ना इसमें जो कोई भी काम करे। हम तो यही सीबीएम कहते हैं, इन चीजों को जब आप करेंगे, आप बेशक मुझे पूछे ना पूछे, ये काम तो करिए। और जितने भी लोग हैं, ये आपको कहने का एक्सक्यूज है, काम तो उनके सही है ना, वो तो सब एक ही वॉइस में हम बोल रहे हैं। किसी ने श्राइन बिल को अपोज नहीं किया, श्राइन बिल के फेवर में हर कोई है। नौकरी के फेवर में, हालांकि नौकरी के फेवर में ये पहले नहीं थे, ये तो तब विक्टिम कार्ड खेलते थे और मेरे खिलाफ थे। आज तो जो लोग मेरे खिलाफ थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे, आज तो वो भी मांगते रहते हैं कि हमें नौकरी दीजिए, ये जानने के बावजूद भी कि नौकरी कश्मीर में मिलेगी। तो इसलिए जो ये हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम्स है, जो कॉमन हमारी डिमांड्स है, ये एक सीबीएम हो सकता है। आप इन चीजों को करिए और रिटर्न का रास्ता अपने आप निकल जाएगा। जी, एक बहुत बड़ा सवाल है जो मेरे मन में हमेशा होता है और मैं हर एक जो लीडर है उनसे बात करता हूँ इस बारे में, वो ये है कि कुछ हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जो डिमांड कर रही है होमलैंड। उनका ये कहना है कि अगर एक होमलैंड होगा, सब एक जगह रहेंगे और वहाँ पर सुरक्षित रहेंगे और हमारा रिप्रेजेंटेटिव चाहे एमपी हो कोई भी हो, एक ही रहेगा। तो आपके हिसाब से यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज क्या बोलता है? देखिए, मैं पहले आपको बताऊं कि होमलैंड, मैंने कभी इसके ऊपर कोई बात कभी नहीं की, ना मैंने कभी इसके हक में, इसके फेवर में बात की, ना मैंने कभी इसको रिजेक्ट किया। ये समय खुद फैसला करेगा। मैं तो ये चाहता हूं कि हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। मैं तो ये चाहता हूं कि जो चीज़ें, देखिए हमारी 2 जनरेशन्स इस दुनिया से चली गई पिछले 30-32 साल में, ठीक है। जो चीज़ें समय पे नहीं मिलेगा ना, उसकी अपनी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। जो चीज आप आज चाहिए आपको, आपके परिवार के लिए, ये रिक्वायरमेंट आपकी, ये नीड आपकी 5 साल के बाद नहीं रहती है। इसलिए समय के साथ हर एक को बदलना चाहिए। मुझे इस बात की खुशी है कि यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज ने जो 2010 में मार्गदर्शन इस कम्युनिटी को दिया कश्मीर जाने के लिए, जिसके तहत आज 6,000 लोग के आसपास कश्मीर जा रहे हैं, चाहे वो सर्वाइवल के लिहाज से जा रहे हैं, और यही अल्टीमेट रेजोल्यूशन कम्युनिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और करना चाहिए भी, ताकि हमें और समय बर्बाद ना हो और अपने समय को हम आगे लेके उसका उपयोग करें। एक जो बाइफिकेशन राशन कार्ड का हुआ था कश्मीरी पंडितों के लिए, तो वो उसके बारे में बताइए, वो कैसे हुआ था और कितना इम्पोर्टेंट था ये होना? यहाँ पे भी यूनिटी की बात आ गई। मैं कहूँ आपको कि 2005 में एक सर्कुलर निकाला गवर्नमेंट ने, उन्होंने कहा कि अब जितने भी नए बच्चे जन्मेंगे, जितने भी नए सोल्स आएंगे या शादी हो जाएगी, अब कोई कार्ड हम बाइफरकेट नहीं करेंगे। और जब वो बाइफरकेट नहीं होगा तो ऑब्वियसली न्यूबॉर्न बेबी उसमें ऐड नहीं होता। तो हमने फिर उस टाइम 59 डेज का एक हंगर स्ट्राइक किया जी, पद यात्राएं की, दिल्ली में पैदल जाके, कितने पे रथ यात्राएं की। और जब ये मिशन चला, इसको 59 डेज में हमने चलाया, तब के
जो चीफ मिनिस्टर थे स्टेट के गुलाम नबी आज़ाद जी को, हमने सही तरीके से अपने विजन को, अपने डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट किया, टाइम उसमें लगा। और उसके बाद वो जो सर्कुलर पहले निकला था कि अब नया बच्चा माइग्रेंट नहीं बन सकता और उसको हम माइग्रेंट नहीं कर सकते, हमने कहा जब तक कश्मीरी पंडित वापस नहीं जाएगा ये तब तक डिस्प्लेस्ड है। इसका रेशन कार्ड जो आपने आरजी हमारे हाथ में थमा दिया ये तब तक चलना चाहिए और हर एक बच्चा तब तक डिस्प्लेस्ड ही रहेगा जब तक कि कश्मीरी पंडित पूरी तरीके से कश्मीर वापसी नहीं करेगा। और उसमें हमने उस टाइम जब ये स्ट्रगल लड़ी तो हर कोई ऑर्गेनाइजेशन इसके फेवर में आ गई, सब लोग आ गए, मेरे साथ धरना पे बैठते थे, जिनको हमारे साथ बनती भी नहीं थी वो सब आते थे और वो इशू हल हुआ। और आज मैं सबको कहता हूं जितने भी नई न्यू बॉर्न बेबीज हैं आप उनको कार्ड में लाइएगा, और इतना ही नहीं अपने कार्ड को बाइफरिकेट करिएगा सही टाइम पे, ताकि हम डिस्प्लेस्ड तब तक रहे जब तक कि हमें अपनी जन्मभूमि मदरलैंड वापस नहीं मिलेगी। ये मैं अपील सारी कम्युनिटी से करना चाहता हूं। जी आप सब देख सकते हैं कि हमारे साथ आर के भट्ट जी ने, इन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें, मतलब जो कि शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे इनके बारे में कि इन्होंने कितना स्ट्रगल किया है कम्युनिटी के लिए। तो ये जो मैंने आपको बोला कि कथनी और करनी में अंतर होता है, और वो आपको पता लगा होगा कि इन्होंने काम किया, इन्होंने हंगर स्ट्राइक किए, इन्होंने जैसे बाइफिकेशन की बात हुई, अभी तक शायद इवन पता नहीं होगा किसी को कि बाइफिकेशन क्यों हुआ। मतलब ऑर्डर निकल गया और लोगों ने करना स्टार्ट कर दिया, उन्हें ये भी नहीं पता होगा कि इसके पीछे कौन है। सो ये थे हमारे साथ भट्ट साहब, आर के भट्ट जी वितस्ता। जो हॉस्पिटल है बहुत अच्छा इन्होंने काम किया, उसके बारे में भी आप देख सकते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद भट्ट साहब आपका TRN। थैंक यू। मैं TRN आपका राइट न्यूज़ का बहुत आभार प्रकट करता हूं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये एक वॉइस और माउथ पीस हमारी कम्युनिटी का बनने जा रहा है। हम सब लोग आपके साथ हैं और उम्मीद करेंगे कि जितनी आप इसके ऊपर मेहनत करते हैं, जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपने इसको कोई कमर्शियल चैनल नहीं बनाया, ये ज़रूर कश्मीरियों का एक माउथ पीस बन सकता है। और हम सब लोगों को इसमें आपका योगदान देना चाहिए ताकि आने वाले टाइम पे ये एक बहुत बड़ा हमारा अपना चैनल बने, और इसके लिए हम आपको गुड विशेस देते हैं।